औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारे बायो का मेरा ख्याल है थर्ड लेक्चर है ओ लेवल IGCSE के लिए। हम लोग जो सिलेबस की फ्रीक्वेंसी है यानी मूवमेंट है वो यूज कर रहे हैं ओ लेवल वाली, लेकिन सिलेबस ओ लेवल और IGCSE का बहुत सारा कॉमन है। तो आप दोनों स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो को, इस सीरीज को यूज कर सकते हैं। जो अनकॉमन टॉपिक्स होंगे, जो रह जाएंगे, मैं अंडर कवर करवा दूंगा। ये टॉपिक दोनों में मौजूद है, दोनों इसको यूज कर सकते हैं। ओ लेवल IGCSE के लिए जो नोट्स इनको मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फ्री नोट्स हैं, अवेलेबल है हर एक के लिए। उसके अलावा हमारे और फ्री मटेरियल का लिंक educatorchange.com पे, मेरे कोर्सेज का लिंक पेड कोर्सेज का educatorchange.com पे, एलॉटी स्टडी के ऊपर सॉल्व अनसॉल्व पास पेपर, उसके अलावा स्केड्यूल किस तरह तैयारी करनी है 3 महीने में, 3 मंथ्स का स्केड्यूल, प्रिपरेशन वीडियो का लिंक। उसके अलावा आपको जो बाकी यानी रिसोर्सेज है उनका लिंक जो है, ये तमाम चीज़ें, एग्जाम किस तरह सॉल्व करना, उनकी टिप्स वगैरह, ये तमाम चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उनको जरूर चेक किया करें। उसके अलावा मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको जरूर ज्वाइन करें। वहाँ मैं खुद अवेलेबल होता हूँ, क्वेश्चन को आंसर कर रहा होता हूँ, और आपको काफ़ी इंशाल्लाह जो है हेल्प हो जाएगी उसको वो करके, ज्वाइन करके। वहाँ बहुत सारे सीरीज सब्जेक्ट्स का रिसोर्सेज अवेलेबल है फ्री, उसको ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर वगैरह किया करें। ये हमारी थर्ड वीडियो है, ये इंजाइम्स के चैप्टर पे है। इससे पहले हमने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेल का स्ट्रक्चर जो स्टडी कर चुके हैं। आज हम सिर्फ एंजाइम्स फोकस करेंगे। इंजाइम बेसिकली एक किरदार अदा करता है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट इज समथिंग दैट पेसेस अप द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। एक रिएक्शन की स्पीड को पेस अप करता है, स्पीड देता है, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। होता है बेसिकली केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। इंजाइम जो होता है, अच्छा, कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन के स्टार्ट और एंड में वैसा ही होता है जिस तरह वो, यानी सेम होता है। जैसे वो स्टार्ट में था एंड में वैसा ही होगा। ड्यूरिंग द रिएक्शन में अगर कुछ भी हुआ है तो उसकी वजह से उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग कंडीशन चेंज नहीं होती, ठीक है। और बेसिकली ये जो होता है काम किस तरह करता है, हमारा जो एंजाइम होता है ये अपने आप को अटैच कर लेता है उस मटेरियल के साथ जिसको उसने जिसका उसने रिएक्शन करवाना है या जिस रिएक्शन को स्पीड अप करना है। और इस एस्पेक्ट उसको, यानी कि वो आमतौर पे तोड़ता है स्मॉल पीसेस में, यूजली ये होता है, और उससे तोड़ने में स्पीड अप करता है, तो उससे ये है कि आपका रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, और एंड में जो एंजाइम है अपने असल स्टेट में रहता है। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज होता है, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन होते हैं उनको आमतौर पर कैटलिस्ट की जरूरत होती है परफॉर्म होने के लिए। और ये जो बेसिकली ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो उसके लिए जो एंजाइम है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक तरह का कैटलिस्ट होता है, ठीक है। हर एंजाइम प्रोटीन होता है। एवरी एंजाइम इज अ प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, ये बात याद रखना। तो अभी इस पॉइंट पे ये कह सकते हैं कि एन एंजाइम इज अ प्रोटीन विच एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये तो हमारी भी स्टार्ट हो गया डेफिनेशन का। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखो, जो आमतौर पे इसका तरीका ये होता है, जिस वर्ड के एंड में ASC आ रहा है ना, वो आपका एंजाइम होगा, और उसी का जो आपका OSC वाला होता है यूजुअली हमेशा वही, वो उसका जो होता है सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, यानी जिस उसको ब्रेक करने वाला होता है। तो एक कॉमन एंजाइम जो लिविंग बीइंग्स में पाया जाता है उसका नाम है माल्टेज, ठीक है। माल्टेज कैटलाइज करता है मॉल्टोज की ब्रेकडाउन को। मॉल्टोज बेसिकली एक शुगर मॉलिक्यूल है। ये दो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं उनके जुड़ने से बनता है, ठीक है। तो माल्टेज जो है, ASE वाला माल्टेज जो है, ये हेल्प करता है मॉल्टोज को ब्रेक डाउन करने की, इन दो जुड़े पीसेस को इनटू टू सेपरेट ग्लूकोज पीसेस। एक्टिव साइड क्या होती है? एक्टिव साइड वो साइड है जिसमें एक डेंट होता है एंजाइम के अंदर, ठीक है। माल्टेज जैसे है तो उसमें एक डेंट होगा, जहां पे आगे आपका जो सबस्ट्रेट है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यानी मॉल्टोज जो है उसमें आके अटैच हो जाएगा, और इससे स्लाइटली वो उसे तोड़ देगा बाकी उसमें से चेन में से। तो उसकी वजह से जो है आपका इसको स्प्लिट करने में आसानी होगी ग्लूकोज के अंदर। मॉल्टोज जो चीज वो तोड़ रहा है, वो दो ग्लूकोज का वो है मिला हुआ, वो उसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट, ठीक है। जो जो बनी जो मॉलिक्यूल अटैच होता है एंजाइम से, और जो उसका प्रोडक्ट है, यानी जो उसके बाद टूट के जो रह गया वो आपका है ग्लूकोज, वो हमारा प्रोडक्ट हो गया, और एंजाइम हमारा माल्टेज हो गया, ठीक है। जो मॉलिक्यूल हमारा, या मॉलिक्यूल्स जो हैं जो आफ्टर उसके बनते हैं, यानी कि कैटालिसिस होने के बाद जो उसके एंड में रिजल्ट रहता है वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हम एंजाइम को एक और डेफिनेशन दे सकते हैं। enzymes are proteins that act as biological catalysts that catalyze the conversion of substrate to products, ठीक है। एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का। अच्छा, दूसरी बात इसमें बतानी है कि आपका एंजाइम जो है ये आमतौर पे लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा होता है। लॉक यानी ताला, की यानी चाबी।
जैसे आपकी जो उसकी एक्टिव साइड है, डेंट वाली साइड है, वो एक बिल्कुल उसका वही अंदाज होता है जो लॉक का होता है। और जो आपका सबस्ट्रेट होता है, जैसे माल्टेज में जो माल्टोज आके लग रहा है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल आके जुड़ रहा है, जो टूटेगा बाद में, वो जो मॉलिक्यूल है वो की होता है। तो हमें पता है कि जो की होती है सबस्ट्रेट, वो अटैच हो जाती है लॉक के अंदर और उसमें परफेक्टली फिट होती है, कि एक जैसे लॉक होता है, ताला होता है, उसमें की परफेक्टली फिट होगी, ताले को खोलेगी। हर की नहीं खोल सकती, सिर्फ जो वो की जो परफेक्टली फिट होगी वो ताले को खोलेगी। उस तरह ही एक एंजाइम के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का ही सब मॉलिक्यूल जो है, एक स्पेसिफिक टाइप का ही सबस्ट्रेट आके लगता है, ठीक है। क्योंकि से एक लॉक को एक ही की खोल सकती है, सेम की खोल सकती है, डिफरेंट कीज नहीं खोल सकती। तो माल्टेज, जो माल्टेज आपका एंजाइम है, वो सिर्फ मॉल्टोज को ही अपने अंदर फिट कर सकता है, इसीलिए उसमें कोई और मॉलिक्यूल फिट नहीं होता। इसीलिए जो एक एंजाइम होता है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइप के सबस्ट्रेट के लिए बना होता है। उसको कैटलाइज करने के लिए वो किसी हर एक को कैटलाइज नहीं कर सकता। देयर इज नो सच थिंग एज अ जनरल एंजाइम, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये ओ लेवल और आईजीसीएसई की सतह पे है। कल को कोई इन्फॉर्मेशन इसमें से एडवांस भी हो सकती है ओ लेवल आईजीसीएसई वालों के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। ये हर एंजाइम जो होता है वो एक टाइप के सबस्ट्रेट पे काम करता है, डिफरेंट की उसका डिफरेंट लॉक होगा, डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट सबस्ट्रेट, ठीक है। डिफरेंट सबस्ट्रेट डिफरेंट एंजाइम, हर सबस्ट्रेट का डिफरेंट एंजाइम, एक टाइप के सबस्ट्रेट के लिए एक एंजाइम, एक स्पेसिफिक एंजाइम, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। अब एग्जांपल्स क्या होती हैं, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। देखो, डाइजेशन इज अ सब पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है वो पूरा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे जो फूड हम खाते हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है। डाइजेशन उसका एक सब पार्ट है। डाइजेशन इज द पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। डाइजेशन के अंदर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही होती, सिर्फ उसको तोड़ रहा होता है स्मॉल पीसेस में, ठीक है। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। ये जो एंजाइम, ये हमारे आमतौर पे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो होते हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी पूरी खाने वाली कैनाल होती है बेसिकली, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, इसमें प्रोटीज नाम का एक एंजाइम है। प्रोटीज प्रोटीन किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। एंजाइम प्रोटीज है, स्टमक के अंदर होता है, ये आपके इंटेस्टाइन नहीं, स्टमक में होता है, याद रखना है। ये करता क्या है, ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू अमाइनो एसिड्स, यानी प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है अमाइनो एसिड्स के अंदर। सबस्ट्रेट हो गया प्रोटीन, एंजाइम हो गया हमारा प्रोटीज, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो हो गया अमाइनो एसिड्स। एमाइलेज जो है ये हमारे ह्यूमन सेलेवा के अंदर होता है, सलाइवा के अंदर होता है। ये स्टार्च को तोड़ता है मॉल्टोज के अंदर। मैंने बताया था हमारे पेट में माल्टेज मॉल्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज में। जो स्टार्च को तोड़ता है ना, एमाइलेज जो हमारे मुंह में होता है, जो स्टार्च को स्लाइवा में होता है, जो स्टार्च को ब्रेक करता है मॉल्टोज के अंदर, ठीक है। बेकिंग मॉल्टोज का मिक्सचर हो गया, मॉल्टोज जुड़े हुए जो है वो हो गए स्टार्च, और जो मॉल्टोज टूट के हो गए ग्लूकोज, ठीक है। तो जो स्टार्च को मॉल्टोज में तब्दील करता है, ये आपका एमाइलेज होता है। तो एमाइलेज हो गया हमारा एंजाइम, स्टार्च हो गया हमारा सबस्ट्रेट, और हमारा प्रोडक्ट हो गया मॉल्टोज, ठीक है। तो इसलिए जो हम लोग देखो ना, आमतौर पे देखो, इसमें मैं आपको यहाँ इस्लाम की मिसाल देता हूँ। हमारे इस्लाम में इतनी हिकमत है कि हमें कहा गया खजूर से रोजा अफ्तार करो। रीजन क्या होती है, खजूर में बहुत ज्यादा मीठा होता है, ये जो आपका ये है स्टार्च वगैरह बहुत ज्यादा होता है, या शुगर की फॉर्म। तो ये हमारे मुंह से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, ब्रेक डाउन होना एमाइलेज की वजह से टूटना शुरू हो जाता है। जल्दी अंदर जाके रिस्पायर होगा, जल्दी जाके और ब्रेक डाउन होगा, रिस्पायर होगा, ये उसके पीछे थॉट है, ठीक है। लाइपेज जो होता है, हम लोग फैट्स को लिपिड्स भी कहते हैं, फैट्स की टेक्निकल टर्म लिपिड्स होती है, ठीक है। तो लाइपेज वो एंजाइम है जो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है दो चीजों के अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर और ग्लाइसरोल के अंदर, ठीक है। ये हमारी जो होता है आमतौर एलिमेंट्री नाल के मिडल में होता है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम वो होता है जो सेल्स के अंदर नहीं होता, सेल्स के बाहर होता है, ठीक है। ये जो होता है इसका काम क्या है, ये अच्छा इस तरह का एक और, ये भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है। इस तरह आपका इसमें क्या चीज होगी, आपकी लिपिड्स या फैट्स होगी सबस्ट्रेट, आपका एंजाइम हो गया क्या होता है लाइपेज, और आपका जो प्रोडक्ट हो गया वो हो गया एमाइनो एसिड्स एंड ग्लाइसरोल, ठीक हो गया। सॉरी, आपका एमाइनो एसिड्स और मैंने क्या बोला, फैटी एसिड, सॉरी मेरे मुंह से फैटी एसिड निकल गया, आई एम वेरी सॉरी। फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल, अमाइनो एसिड्स होंगे प्रोटीन के अंदर, इसमें जो है आपका फैट्स में होंगे फैटी एसिड्स। आई एम रियली सॉरी, मेरे मुंह से थोड़ा सा जल्दी में गलत निकल गया। प्रोटीन के अंदर एमाइनो एसिड्स, फैट के अंदर फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ गया कैटलेस, ठीक है जी। कैटलेस जो होता है ये आमतौर पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक करता है वाटर ऑक्सीजन में, ठीक है। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये बेसिकली एक बायो प्रोडक्ट होती है, एक्स्ट्रा एक्सेसिव प्रोडक्ट होती है उन केमिकल रिएक्शंस के जो हमारे सेल्स के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये इंट्रा सेलुलर है बेसिकली, ठीक है। यानी ये इंट्रा सेलुलर एंजाइम है, जो सेल के अंदर एंजाइम काम करता है वो है। मैंने आपको बताया कि जो हमारा पिछला मैंने आपको एंजाइम बताया था लाइपेज, ये सेल्स के बाहर होता है। जो आपका ये है क्या होता है अपना कैटलेज जो है, ये हमारा इंट्रा सेलुलर एंजाइम है, ये हमारे उसके अंदर होता है, यानी कि हमारे सेल्स के अंदर काम कर रहा होता है। अब इनका इसका सीन क्या है, ये जो सेल्स के अंदर रिएक्शन होते हैं उससे हाइड्रोजन पर प्रोड्यूस होती है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है फॉरन वाटर और हाइड्रोजन में। क्यों, क्योंकि एक्सेस लेवल ऑफ हाइड्रोजन पर जो है वो हमारे बॉडी के लिए डेंजरस होती है, सेल्स के लिए डेंजरस होती है।
हमारे सेल्स को डैमेज कर सकती है, ठीक है, कुछ स्पीशीज को जो है उसका अगर बहुत ज्यादा हो जाए डेथ भी कॉज कर सकती है। तो कैटालिस्ट इसको फौरन ब्रेक डाउन कर देता है हार्मलेस प्रोडक्ट्स में, हाइड्रोजन और वाटर जो दोनों हार्मलेस है, ठीक है। अच्छा, प्लांट जो सीड्स होते हैं उनके अंदर भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ये इसमें कई सारे डाइजेस्टिव नेचर के एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि प्लांट सीड के अंदर जो फूड स्टोर्ड है वो डाइजेस्ट होगा, टूटेगा, उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, तो सीडलिंग उसको यूज करके ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन हर एंजाइम चीजों को ब्रेक करने के लिए नहीं होता, ये आपने ध्यान में रखना है। काफी सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो चीजों के बीच में जॉइंट का काम भी करते हैं, दो लार्ज मॉलिक्यूल्स के बीच में जॉइंट के तौर पे भी आते हैं। जैसे जो हमारा पोटैटो की ट्यूबर होती है, पोटैटो का रेशा जो होता है, यूं समझ लें आप, उसमें बेसिकली बहुत सारे जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्वाइन हुए होते हैं स्टार्च को फॉर्म करने के लिए। ये जो उनकी ज्वाइनिंग है ना, ये कैटलाइज हुई होती है एंजाइम से, जिसका नाम होता है फॉस्फोलाइफेज, आप उसके कह लो फॉस्फोरिलेज कह लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, PHOSPHORYLASE, फॉस्फोरिलेज जो होता है इससे वो कंबाइन हुए होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ उसको ब्रेक करने के काम नहीं आता, ज्वाइन करने के काम भी आते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा कितना रहता है ये, इसको मुकम्मल कर लेते हैं चैप्टर को। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है कि टेम्परेचर जो होता है एंजाइम्स को कैसे अफेक्ट करता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये आमतौर पे आपको पता है कि मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, गैसीय स्टेट के अंदर, एक्वस स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर। एक्वस स्टेट है वाटर में डिसॉल्व, लिक्विड हो गया खुद मेल्ट हुआ होता है, ठीक है। तो अब ये है कि आपका जब जिस तरह आप एनर्जी इंक्रीज करते हो, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, वो ज्यादा एक दूसरे के साथ बम्प करते हैं, ज्यादा तेज से बम्प करते हैं, उससे आपकी मूवमेंट इंक्रीज होती है, कोलिजन ज्यादा होगा पार्टिकल्स के अंदर, कोलिजन की एनर्जी ज्यादा होगी, तो केमिकल रिएक्शन का रेट फास्टर हो जाता है, ठीक है। तो मोस्ट केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो ज्यादा, जब आप टेम्परेचर हाई करते हो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। बहुत लो टेम्परेचर पे, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत इमेंसली स्लो डाउन हो सकते हैं, स्टॉप भी हो सकते हैं। अब इसमें चीज समझनी क्या है कि जब ये जो जो एनिमल्स हाइबरनेट करते हैं उनके मेटाबॉलिक रिएक्शन इतने स्लो डाउन हो जाते हैं कि वो इतना अरसा अगर सोए रहते हैं तो उनको यानी कि भूख नहीं लगती, उनको कोई इस तरह का वो नहीं लगता, क्योंकि उनके रिएक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं, बॉडी ठंडी हो जाती है बहुत ज्यादा, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर जितना इंक्रीज होता है पेस ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। इफ द अच्छा, अगर किसी रिएक्शन को एक कैटलिस्ट एंजाइम चाहिए तो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो, अब ध्यान रखना है, एक सर्टन पॉइंट तक जाएगा, वहां तक स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता रहेगा, तेज होता रहेगा, तो टेम्परेचर जितना आप इंक्रीज करोगे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आके उसके बाद वो गिरना शुरू कर देगा। रीजन क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे आपका जो एंजाइम है वो डीनेचर्ड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। अब याद करो लॉक एंड की फंक्शन, अगर आपके ताले की शेप होगी चेंज तो उसमें की तो पहले वाली की है जो उसका सबस्ट्रेट है तो अटैच नहीं हो पाएगा ना, एग्जैक्ट शेप चाहिए। तो जब एंजाइम डी नेचर हो जाता है, डी शेप हो जाता है, तो उसमें वो जो हमारा सबस्ट्रेट है अटैच नहीं हो पाता, ठीक है, सही तरीके से, तो कैटालिसिस अकर नहीं होगा, तो थोड़ा सा भी डैमेज हो जाएगा तो यही सीन होगा, उसमें परफेक्टली अटैच नहीं होगा, ठीक है। तो एंजाइम्स डी नेचर हो जाते हैं एक्सट्रीम हीट से और एक्सट्रीम टेम्परेचर से। बेस्ट टेम्परेचर जो होता है एंजाइम का उसे हम कहते हैं उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम्स कभी किल नहीं होते, एंजाइम्स कभी मारे नहीं जाते, ध्यान रखना, किलिंग का वर्ड जो होता है लिविंग थिंग्स के लिए होता है प्लीज, वो डी नेचर होती हैं, ठीक है, ये एग्जाम में बड़ा है डी नेचर का वर्ड यूज करेंगे। सिर्फ लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो डाई होती हैं, आपने ध्यान रखना है इस चीज को। उसके बाद आ गया कि जो जिस टेम्परेचर पे बेस्ट मूवमेंट होती है, स्पीडी मूवमेंट होती है एंजाइम्स की, उसको हम जो होता है यानी कि जो बेस्ट मूवमेंट होगी उसमें आपका बेसिकली एंजाइम और सबस्ट्रेट बेस्ट तरीके से आपस में रिएक्टर वो कर पाएगा, कोलाइड कर पाएगा, उसमें अटैच हो पाएगा, लेकिन आपका जो एंजाइम है डी नेचर नहीं होगा। मुख्तलिफ एंजाइम्स के मुख्तलिफ ऑप्टिमम टेम्परेचर होते हैं। जो ह्यूमन बॉडी में एंजाइम्स है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो आमतौर पे 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो ऑलमोस्ट जो हमारा एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंजाइम्स के लिए वो होता है। प्लांट एंजाइम्स का आमतौर पे लोअर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तकरीबन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखें कुदरत की, खुदा ताला की कितनी इसमें हिकमत है कि रूम टेम्परेचर के तकरीबन बराबर होता है आपका प्लांट्स का जो वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसलिए वो हमारे एटमॉस्फेयर में इजीली ग्रो कर जाते हैं। हमारी बॉडी गर्म क्यों होती है, हमारी बॉडी हीट क्यों प्रोड्यूस कर रही होती है, और हमारे अंदर के जो एक मेन रीजन ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन, हमारे अंदर के एंजाइम काम ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, जो बैक्टीरिया के एंजाइम्स होते हैं उनका बहुत हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, 60 से 80 डिग्री के बीच में होता है, स्पेशली थर्मल वेंट बैक्टीरिया। थर्मल वेंट बैक्टीरिया का मतलब बता देता हूँ। दुनिया में दो तरह से फूड प्रोड्यूस हो रहा है, मेन एक फूड प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट से, एक ये थर्मल वेंट्स होते हैं ना, ये आपके समंदर के नीचे बहुत गहरी सतह में जहां लाइट नहीं पहुंचती वहां ये वोल्केनिक एक्टिविटी से जो होता है ना गैसियस प्रोड्यूस और केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे वेंट एरियाज होते हैं। यहाँ पे फूड प्रोड्यूस होता है, जो बैक्टीरिया होता है ना ये केमिकल रिएक्शन से फूड प्रोड्यूस करता है इन एरियाज में, कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकता, उसे हम कहते हैं थर्मल वेंट बैक्टीरिया। तो इसका बड़ा हाई टेम्परेचर होता है, कि आपको पता है कि वो जो वोल्केनो टेम्परेचर होता है इंतहाई हाई होता है, ठीक है। इस तरह आपका पीएच लेवल भी जो है उसका तकरीबन सेम सीन है। अगर पीएच लेवल बहुत लो होगा तो बहुत एसिडिक होगा, बहुत हाई होगा तो अल्कलीन होगा। न्यूट्रल 7 होता है, वो प्योर वाटर का या डिस्टिल्ड वाटर का होता है, टैप वाटर का नहीं होता, वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, उसमें चीजें मिक्सड होती हैं। हर एंजाइम जो होता है उसका डिफरेंट पीएच लेवल है, जो उसका ऑप्टिमम पीएच लेवल है जिसपे वो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, जिसपे बेस्ट। अब मोस्ट एंजाइम्स का ये 7 के करीब होता है, प्योर वाटर के, डिस्टिल्ड वाटर के करीब, लेकिन हर एंजाइम का ऐसा नहीं होता। रीजन क्या है,
जैसे प्रोटीज जो है, गौर करना कितनी हिकमत है इसमें खुदा ताला की। प्रोटीज जो है ये एक प्रोटीन का, सॉरी पेप्सिन जो है, पेप्सिन जो है एक प्रोटीज बेस्ड एंजाइम है, यानी प्रोटीन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। आपका पेप्सिन जो है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 2 है। रीजन सोचो, मैंने आपको कहा था कि हमारे ये होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे स्टमक बेसिकली हमारा होता है स्टमक के अंदर, ठीक है। अब या हमें हमने ये पहले पढ़ा हुआ है उसके अंदर, हम आगे भी इसको पढ़ेंगे अभी, कि हमारे स्टमक के अंदर जो है बड़ी मेन चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे स्टमक के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका पीएच होता है 2 के ऊपर, ठीक है। बहुत लो पीएच होता है, तकरीबन 2 1 3 के बीच में घूम रहा था डाइल्यूशन के हिसाब से, लेकिन बहुत लो उसका वो होता है। अगर हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीज हो और उसका, सॉरी पेप्सिन हो जो प्रोटीज का डेरिवेटिव है, हमारा एक पेप्सिन हो और हमारे स्टमक के अंदर मौजूद हो, और स्टमक के अंदर आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है इंतहाई, अगर इसका फर्ज करो प्रोटीन, ये जो हमारा पेप्सिन है, इसका अगर ऑप्टिमम जो पीएच लेवल है वो बहुत हाई हो, अल्कलीन हो, तो ये तो जाया हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, डी नेचर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर वो है, तो उसको उसके साथ उसको नेचर ने मैच किया हुआ है कि वहां भी तकरीबन इतना ही एसिडिक होता है, उसका भी ऑप्टिमम वही है, ठीक है। तो अगर जब ये ध्यान में रखना है कि जितनी लोअर आपकी पीएच वैल्यू होती है उतनी एसिडिटी ज्यादा होती है, जितनी हायर पीएच वैल्यू यानी कि 7 से जितनी ज्यादा उतना अल्कलीन, 7 से जितना लोअर की तरफ जाओगे उतना एसिडिक, ठीक है। वेरी हाई वेरी लो जो आपका टेम्पो होता है, पीएच वैल्यू होती है, वो आपके एंजाइम को डीनेचर कर देती है। टेम्परेचर वाला तकरीबन सी में अपना सीन है, यानी कि अपना शेप लूज कर लग जाता है, और वो सबस्ट्रेट नहीं फाइंड कर सकता, सबस्ट्रेट में सही तरह फिट नहीं हो सकता। ये तकरीबन हमारा एंजाइम्स वाला कवर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो अगले चैप्टर कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया।